नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मोदी ने 55 मिनट के भाषण में कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लोगों को कई तरह के भ्रम भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। तो उन्होंने कहा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट मोदी बन गए हैं, इसको लेकर भी लोगों के जहन में कई तरह के सवाल होंगे। और इस सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं। मैं कार्यकर्ता हूं, अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। 5 बार विधायक रह चुके नवीन की छवि एक ग्राउंड वर्कर की है और पार्टी संगठन में उनकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। बीजेपी का यह फैसला ऐसे समय में सामने आया जब करीब 2 महीने बाद बंगाल और असम में चुनाव होने हैं। उसके बाद केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बारी आएगी। बीजेपी के लिए ये राज्य मुश्किल पिच साबित हो सकते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ नारों को जनसंघ के माध्यम से गढ़ते थे। रामलला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो समय देखा जब अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 से मुक्ति का दौर देखा। जब हम श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार मौन बैठी थी। जब 370 की समाप्ति हुई तो कश्मीर की फिजा बदली। तो बीजेपी में अब नितिन नवीन अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। आज इसका औपचारिक ऐलान हुआ बीजेपी मुख्यालय में। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। सर्वप्रथम यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारे
और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के उधर बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जेपी नड्डा उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने उनका मुंह मीठा कराया। पीएम मोदी ने नितिन नबीन के परिवार से भी मुलाकात की। नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इसका आधिकारिक ऐलान हुआ। इसके बाद पीएम मोदी उन्हें पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर लेकर गए, पदभार ग्रहण करवाया, मिठाई खिलाई और उनके परिवार से भी मुलाकात की। पीएम मोदी नितिन नबीन को अध्यक्ष के ऑफिस लेकर पहुंचे, उन्हें कुर्सी पर बिठाया। पदभार ग्रहण करने के दौरान नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला और उनके बच्चे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी उनसे मिले, बच्ची को गोद में उठाकर दुलार भी किया। उधर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पार्टी की तरफ से आयोजित मनरेगा चौपाल में उन्होंने हिस्सा लिया और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने सरकार पर मनरेगा की मूल भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने रोहनिया ब्लॉक के ऊंचाहार क्षेत्र में मनरेगा बचाओ चौपाल की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीणों और श्रमिकों से संवाद किया। राहुल ने कहा कि मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट बना उसके पीछे 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला, सरकार की नीति के तहत ग्राम पंचायतों जैसी लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए और उन्हें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के गरीब लोग, खासकर कम उम्र के लोग, उनके लिए एक न्यूनतम वेतन बने जिससे उनका लाभ हो। और खासकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते, वो पावर को केंद्रित रखना चाहते हैं और गरीबों को भूखे मरते देखना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मामला सिर्फ नाम बदलने का नहीं है। गांधी जी का अपमान किया गया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हमारे गरीब जनता का जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है। जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से उसको काटा गया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन चला रही है, जो मजदूरों की मजदूरी उनके प्रोटेक्शन के लिए है। तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को लेकर निशाना साधा और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राहुल गांधी रायबरेली में थे जहां उन्होंने मनरेगा चौपाल की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों को भूखे मरता हुआ देखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए साहिल, ये बड़ा मुद्दा हो गया। मनरेगा का नाम बदल के उसके बजट में उसमें पैसों की कटौती करके अब आप इतना अनुमान लगवा लीजिए कि राहुल गांधी ये बयान कहाँ जाके कह रहे हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र में बोल रहे हैं और ऐसे जगह पे जहां मनरेगा का सबसे ज्यादा अगर जिसका फायदा अगर मिला है गरीबों को, मजदूरों को, वो उत्तर प्रदेश की धरती है, क्योंकि यहाँ पे बजट सबसे ज्यादा फुकता था, यहाँ पे खत्म हुआ करता था, स्टेट भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट करती थी। अब ऐसे में एक मुझे जो लगता है ये जी राम जी को जो मनरेगा को किया गया है, तो इसमें आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर इसमें रोटियां सेकी जाएंगी और इसका फायदा मुझे लगता है कि कांग्रेस उठाएगी। और कांग्रेस इसको लेके बड़ा मूवमेंट पूरे भारत में छेड़ा हुआ है। वो जन जन तक एक एक दरवाजे पे दस्तक देके बताना चाहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम लोगों ने ये मनरेगा योजना को किसानों को, गरीबों को, निचले स्तर के लोगों के, मजदूरों, उनको केंद्र में रख के, उनको ध्यान में रख के हमने शुरू करी थी ताकि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का भूखा ना लेट पाए। और ये था उस हिसाब से जब योजना चल रही थी तो हमने देखा होगा गांव
कि रोड, खड़ंजा, नालियां, ये सब खुदने में सारे मनरेगा के ही मजदूर दिखाई देते थे। अब हालांकि उसका परिरूप कैसा रहेगा ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस गति से जो चल रही थी उस गति में हल्का से रुकावट जरूर आएगी। अभी रुकावट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 2022 के बजट को आप उठा के देखो, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का और 26 का भी अगले महीने आ जाएगा, तो लगातार पिछले 4 सालों में मनरेगा के बजट को कुछ ना कुछ प्रतिशत को कम करा गया है, जबकि जरूरत नहीं थी। ये ऐसी योजना है, इसमें एक समीक्षा की जानी चाहिए, ऑडिट किया जाना चाहिए कि कितने मजदूरों को लगाया जाता है, उनको उनकी दिहाड़ी मजदूरी कितनी दी जाती है, तो उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और हाँ, जब कहीं पे मजदूरों को लगाने के लिए काम ही नहीं है या मनरेगा का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहां तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसको जाहिर सी बात है विपक्ष इसको उठाएगा और उसको उठा भी रहे। लेकिन रमेश जी, एक तरफ ये तमाम बातें जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ और ही कहना है कि जी राम जी के तहत तमाम जो गरीब तबके के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। पहले 100 दिन का रोजगार था, उसे 125 कर दिया गया, यानी कई सारे उसमें जो बदलाव किए गए हैं वो गरीबों की भलाई के लिए किए गए हैं। देखिए, मुझे लग रहा है अभी इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा के लिए भी एक वक्त होता है, टाइम होता है। अभी तो इन्होंने सिर्फ नाम को बदला है, उसका क्लेवर कैसा रहेगा, उसकी रूपरेखा कैसी बनेगी और उसकी रणनीति कैसे बनेगी, क्योंकि मनरेगा का मकसद हमेशा बेरोजगार ग्रामीणों को पैसे कमाने का जरिया ही रहा है, लेकिन अब उसमें कुछ समय को और वृद्धि कर दी गई है, 125 दिन कर दिए गए हैं। तो ये दिन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, अब हमने जब देखा है, जब हम गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि भैया एक के खाते में 10 ड्यूटी आ गई है, दिहाड़ी आ गई है, 11 दिहाड़ी आ गई है। अब क्या होता है, काम तो ऐसा होता नहीं है कि भाई 1 तारीख से 30 तारीख तक लगातार मनरेगा का काम चलता रहे, ऐसा भी नहीं होता है। छोटे छोटे टेंडर निकलते हैं, एसडीएम निकालता है, वो सचिव के पास आता है, सचिव जो रोजगार सेवक है और जो प्रधान है उनसे मिलके ये पूछा जाता है कि आपके गांव में क्या रोड बनाने की जरूरत है, क्या कोई भी नाली, खड़ंजा वगैरह वो बनाया जाएगा, तो वो उसकी स्वीकृति देता है, तो उसमें उसी के हिसाब से मजदूरों को लगाया जाता है। क्योंकि मनरेगा में मजदूरी कैसे मिलती है और मजदूर कैसे काम करते हैं, ये लोगों को जमीनी हकीकत साहिल पता नहीं है। लोगों को ये लगता है कि ये नौकरी है, एक मुश्त तनख्वाह मिलती है, ऐसा नहीं है। इसमें नाम दर्ज किया जाता है और इसमें भी एक तुक्का है, अगर आपकी प्रधान से नहीं बनती है, रोजगार सेवक से नहीं बनती है, सचिव से नहीं बनती है, तो आपको काम नहीं मिलेगा, आपको इसमें जी हजूरी भी करनी पड़ेगी। और दूसरा तुक्का ये है, आप आज काम कर लोगे, ऐसा नहीं कि शाम को आपको उसको भुगतान हो जाएगा या परसों आपको मिल जाएगा, वो 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद आपके खाते में पैसे आएगा, फिर आप खाते में इससे पैसे निकालोगे जाके। तो इसमें बड़ी प्रक्रियाएं हैं और जो मुझे लग रहा है इस जटिलता को खत्म किया जाना चाहिए था। इसमें अगर मजदूरी कोई भी करता है, अगर आप अपने घर में कोई छोटा मोटा अगर काम करवाते हो, तो यहाँ से अगर लेबर चौक भी जाओगे, किसी मजदूर को लाओगे, मजदूरी करके 5 बजे के बाद उसको तुरंत ही पैसे दोगे जी। तो अगर इस तरीके की अगर रूपरेखा जी राम जी में अगर आती है, तो मुझे लगेगा कि बहुत बेहतरीन कदम है केंद्र सरकार का। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मनरेगा चौपाल की अध्यक्षता राहुल गांधी ने की और इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों को भूखे मरता देखना चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में जुटे रहे। इस बीच जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने को खोज निकाला। इसमें भारी मात्रा में राशन और सामान जमा था। पत्थरों से बनाए गए इस हाइड आउट को तिरपाल से छिपाया गया था। इसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, गेहूं का आटा, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स, अधपके अंडे और ताज़ी सब्जियां मौजूद थी।
फर्श पर मिले कंबल बताते हैं कि ठिकाने का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा था। वहीं राशन की मात्रा से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आतंकी यहां लंबे समय तक रुकने वाले थे। सुरक्षा बलों का दावा है कि आतंकियों तक ये पूरा राशन और सामान बिना लोकल सपोर्ट के पहुंच पाना संभव नहीं था, क्योंकि इतनी मात्रा में सप्लाई सिर्फ सीमा पार से नहीं आ सकती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घने जंगल के बीच ढलान पर बना ठिकाना दूर से दिखाई नहीं देता था। यह आतंकियों की टैक्टिकल प्लानिंग दिखाता है। अभी बिलावर कठुआ में आतंकियों के छोटे बड़े 3 ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 से 3 आतंकवादियों का एक समूह छिपा हुआ है। इसी को लेकर ऑपरेशन त्रासी 1 नाम से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सुरक्षा सतर्कता बढ़ गई है। एक तरफ किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी जारी है, वहीं अब बारामुल्ला जिले में सुरक्षा बलों ने सड़क किनारे लगे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को समय रहते बरामद कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये आईडी श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर पटनी के तकिया टप्पर इलाके में लगाई गई थी। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि इसे संदिग्ध आतंकवादियों ने लगाया था। जानकारी के मुताबिक गश्त पर निकली सुरक्षा टीम ने सड़क किनारे रखे इस संदिग्ध आईईडी को समय रहते देखा। इसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और टीम ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। इस घटना के बाद बारामुल्ला पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके में गश्त और निगरानी और कड़ी कर दी है। सभी हाईवे और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की साजिश को वक्त रहते रोका जा सके। यह घटना गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक पहले सामने आई है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत खबर दें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों के किसी हमले में चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई की टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा। हम गंभीर हैं। कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि कोर्ट निजी पक्षों की दलीलें पूरी करके आज ही सुनवाई खत्म करना चाहती है। इसके बाद राज्यों को 1 दिन का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना पर नाराजगी जताई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी कंटेम्प्ट के तौर पर सही है, लेकिन उसने अपनी उदारता के कारण आरोपों पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। आवारा कुत्तों के मामले पर 5वें दिन की सुनवाई पूरी हुई। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। आज याचिकाकर्ताओं और एनजीओज की दलीलें पूरी हुई। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट राज्यों और एमिकस और एनएचआरसी का पक्ष सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस से पूछा कि क्या आपका नोट तैयार हो गया है। एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कहा कि 7 राज्य शेष है। उधर तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान सदन में फिर हाई लेवल ड्रामा हुआ। राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए स्पीच दिए बिना ही असेंबली से बाहर चले गए। पिछले सालों की तरह गवर्नर ने कहा कि तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए, लेकिन स्पीकर अप्पावू ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गवर्नर रवि शुरुआती भाषण पढ़े बिना ही विधानसभा से बाहर चले गए। इससे पहले 2024 और 2025 में भी ऐसा कर चुके हैं। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उनके भाषण में रुकावट डाली गई। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। गवर्नर के वॉकआउट के बाद विपक्षी AIADMK के नेता भी असेंबली से बाहर चले गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं तमिलनाडु सीएम ने इसे असेंबली का अपमान बताया है। राज्यपाल के असेंबली से बाहर जाने के बाद लोक भवन ने प्रेस रिलीज जारी की। रिलीज में कहा गया कि एक बार फिर राष्ट्रगान का अपमान किया गया। गवर्नर का माइक बार बार बंद किया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने कहा कि यह कदम सदन की बेइज्जती करता है और असेंबली के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं CN अन्नादुरई की बात याद दिलाना चाहूँगा, जिन्होंने पहले कहा था कि बकरे को दाढ़ी की क्या ज़रूरत है और राज्य को गवर्नर की क्या ज़रूरत है। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यात्रियों से भरी एक चलती निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि बस चालक और परिचालक की सूझबूझ से समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के दौरान हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात काफ़ी समय तक बाधित रहा। यह घटना
कांदिवली पूर्व के समता नगर इलाके में मेट्रो लाइन 7 के पास हुई। लोगों के अनुसार इस बस में जब हाईवे से ये बस गुजर रही थी तभी धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बस मेट्रो पुल के ठीक नीचे धू धू कर जल रही है और आसमान में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। आग लगते ही बस के अंदर चीख पुकार मच गई। चालक ने तुरंत बस को किनारे रोका और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं सेंसेक्स 1065 अंक गिरकर 82,180 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 353 अंक की गिरावट रही। ये 25,233 के स्तर पर आ गया। मार्केट एक्सपर्ट्स बाजार में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद को मान रहे हैं। इसके अलावा तीसरी तिमाही में बड़ी कंपनियों के मुनाफे में कमी भी इसका कारण माना जा रहा है। सुबह बाजार की शुरुआत सुस्त रही और निफ्टी 100 अंक नीचे 25,500 के करीब ओपन हुआ। शुरुआती कुछ घंटों में बाजार ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोपहर होते होते आईटी, फर्मा और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में बिकवाली तेज हो गई। एनएसई का निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 5% टूट गया। वहीं ऑटो और आईटी इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई। इससे पहले 13 मई 2025 को सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा गिरा था। तब ये 1281 अंक गिरकर 81,148 पर बंद हुआ था। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ग्रीनलैंड के आसपास गंभीर भू राजनीतिक स्थिति की निगरानी करने की पुष्टि की है। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों को रूस और चीन की तरफ से ग्रीनलैंड पर कब्जे की किसी भी योजना का कोई सबूत नहीं मिला है। लावरोव ने कहा कि रूस ग्रीनलैंड के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है। डेनमार्क के इस पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्र का मुद्दा मौजूदा वक्त में वैश्विक स्तर पर काफ़ी गंभीर हो गया है। मौजूदा वक्त में नाटो चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है और उसे ग्रीनलैंड पर गठबंधन के अंदर ही फैसला लेना होगा। लावरोव ने कहा कि नाटो को गठबंधन के अंदर ग्रीनलैंड पर फैसला लेना चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वॉशिंगटन जानता है कि रूस के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है। हम ग्रीनलैंड के आसपास गंभीर भू राजनीतिक स्थिति पर नजर रख रहे हैं। रूस या चीन की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजनाओं की कोई पुष्टि नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रों की समस्या अब ज़्यादा गंभीर है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है। नाटो चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। रूस को ग्रीनलैंड के मामलों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर मंडला जिले के नारायणगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमहनी में नेशनल हाईवे 30 जबलपुर रायपुर मार्ग पर छात्र छात्राओं द्वारा चक्का जाम करने की घटना ने अचानक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। इस प्रदर्शन का कारण ये था कि पिछले कई वर्षों से एमपी बोर्ड की परीक्षाएं सीधे बमहनी स्कूल में आयोजित होती आ रही थी, लेकिन इस वर्ष विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग ने अचानक परीक्षा केंद्र को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र मिलने के बाद इस बदलाव की जानकारी मिली, जिससे उनमें भारी रोष उत्पन्न हुआ। खासकर छात्राओं ने सुरक्षा और लंबी दूरी की समस्या को लेकर विरोध जताया और इसी वजह से NH 30 पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान हाईवे पर लंबी वाहनों की कतारें लग गई और सामान्य यातायात बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों और छात्राओं से बातचीत की, समस्या को सुनकर शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। तो प्रशासन और स्थानीय नेताओं के आश्वासन के बाद छात्रों ने शांतिपूर्वक विरोध खत्म किया और सड़क पर लगी लंबी कतारें धीरे धीरे खुल गई। इस तरह समय रहते संवाद और प्रशासनिक हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आ गई। उधर मंडला जिले से पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वर्ष 2025 में नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में विशेष सहयोगी दस्ता अभियान के तहत भर्ती की गई 95 अभ्यर्थियों में से कुछ के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ग्रेट मदर इंडिया स्कूल मवई द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराई गई थी। जांच की जिम्मेदारी SDM बिछिया सोनाली देव को सौंपी गई, जिन्होंने एक विशेष समिति गठित कर दस्तावेजों की गहन पड़ताल कराई। समिति की रिपोर्ट में साफ हुआ कि कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से जमा की गई मार्कशीट पूरी तरह नकली थी। इसके बाद मवई थाने में संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मामले में न केवल अभ्यर्थियों की शालीनता पर सवाल उठे, बल्कि शिक्षा विभाग की निगरानी और स्कूल की वैधता पर भी गंभीर संदेह पैदा हुआ। जिला परियोजना समन्वयक ने दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान ये पाया कि ग्रेट मदर इंडिया स्कूल की कुछ मार्कशीट संदिग्ध थी। SDM के निर्देश पर स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई और मान्यता निरस्त करने के संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्राचार भी किया गया। फिलहाल
मंडला पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। इस खुलासे ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन के लिए भविष्य में भर्तियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित कराने की चुनौती पेश की है। वहीं मंडला जिले के युवाओं के भविष्य और करियर को सशक्त बनाने के लिए महायुवा संगम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आरडी कॉलेज ऑडिटोरियम से शुरू हुआ और जिले के इतिहास में रोजगार और युवाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक यादगार अध्याय जोड़ने वाला कार्यक्रम माना गया। इस विशाल रोजगार मेले में अनुमानित 4000 से 5000 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिले के प्रशासन इस पहल के माध्यम से युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने, उनके कौशल को निखारने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा है। महायुवा संगम केवल रोजगार देने का मंच नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने और उन्हें अपने कौशल और प्रतिभा के अनुसार करियर बनाने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। इस आयोजन के जरिए मंडला में युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा भी मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।